हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक न्याय का अनुसरण, राइट। तो इसमें क्या था कि अभी ये जो हमारा चल रहा था सोशल जस्टिस के बारे में, इस चैप्टर में पूरा हम लोग डिटेल से समझ रहे हैं। तो इसमें हमने काफ़ी सारी बातें देखी जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि न्याय क्या होता है, दैट मीन्स जस्टिस क्या होता है, एंड समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कैसे किया जा सकता है, समानुपातिक न्याय क्या है, विशेष ज़रूरतों को विशेष ख्याल कैसे रखा जा सकता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कि न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे किया जा सकता है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, हमने एक रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। तो उससे आप याद रखना कि जो रॉल्स थे वो अपना न्याय सिद्धांत कैसे, मतलब उनका क्या मानना था कि किस तरीके से यदि हम करते हैं तो लोगों को क्या होगा कि निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। एंड यहाँ पे वो सब मैं नहीं बताने वाली हूँ। सो जिन्हें भी मतलब नहीं पता हो, जो नहीं देखो, पहले प्रीवियस वीडियो देखें देन इसको देखें, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपना सामाजिक न्याय का अनुसरण। अब यहाँ पे सामाजिक न्याय का अनुसरण हम कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। सो इसमें क्या बताया गया है कि यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वालों तथा बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा एवं स्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है, ठीक है। सीधे तौर पे आदमी को समझ में आ जाता है ऐसा। मतलब आप ना भी पढ़े तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आती है। कोई बहुत ही मूर्ख इंसान हो एंड वो भी समझ जाता है कि कहाँ पे उसे न्याय मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। और इसमें यही बताया भी गया है कि समाज में क्या होता है, बेहिसाब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, धन दौलत और उनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वालों, यानी कि जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, जो उन्हें चाहिए वो सब है। और एक वो होते तथा क्या होता है कि बहिष्कृतों और वंचितों के बीच, यानी कि एक तो हो गए जिनके पास सब कुछ है, एक हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं है, और एक ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। वो मिडिल वाले होते हैं, उनकी लाइफ थोड़ा चंगी वाली चल जाती है, चलो ठीक है, जी रहे हैं, ना मर रहे हैं ना कुछ हो रहा है, मतलब हाँ ठीक है हमारी लाइफ चल रही है। तो कुछ ऐसे वाले भी होते हैं। तो इसमें से क्या बताया गया है, यानी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे फैमिली से आते हैं या अच्छा खासा उनका रुतबा बना हुआ है। एक हो गए जिन्हें समाज भी बहिष्कृत करता है, वो हर एक चीज़ से वंचित भी है। तो गहरा एवं स्थायी विभाजन मौजूद है। इन दोनों में बहुत ही गहरी खाई है, यानी कि जैसे धरती और आसमान, इस तरीके का आप अंतर समझ सकते हो कि जिसका मिलान कभी हो ही नहीं सकता है। कि एक अमीर, एक गरीब, एक रुतबे वाले और एक जिसका रुतबा कुछ भी नहीं होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा मतलब दूरियां होती हैं या असमानता होती है। देन उसके बाद क्या होता है कि तो इसमें बताया गया कि हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। बिल्कुल सामाजिक न्याय का अभाव, क्योंकि समाज में वो भी रह रहे हैं। तो ये क्या है, बहिष्कृत है समाज के द्वारा, वंचित है, लेकिन इन्हें तो सब कुछ मिल रहा है और इन्हीं के द्वारा, इनके द्वारा ही ये सब इनको झेलना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम तो है हमारे समाज में, यानी कि हमें न्याय यहाँ पे नहीं है, या हम कह सकते हैं कि न्याय का अभाव है। उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ सिर्फ समाज में उन, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों से जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एक रूपता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे, और जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ना मिले। इसमें क्या बताया गया कि जहां पे यदि इतनी गहरी खाइयां हैं, यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि मतलब सबको रहन सहन के तौर तरीके जो भी है वो समान रूप से हो, एक जैसे हो, बिल्कुल नहीं हो सकते। दो रिच फैमिलियां भी हैं तो उनके भी रहन सहन एक जैसे नहीं हो सकते। दो पुअर फैमिली भी है, उसके भी रहन सहन और जो भी उनके तौर तरीके हैं वो एक समान नहीं हो सकते। एंड हम उसे सामाजिक न्याय में नहीं शामिल कर सकते कि चलो ठीक है यार, आपका जो है वो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, हमारा जो है वो हम अपने हिसाब से करेंगे। इसमें ये यदि इसका तर्क हम देते हैं कि उसका बर्ताव तो अलग है, जबकि वो भी अच्छे खासे पैसे वाले घर से आ रहा और हम भी आ रहे, तो हमारा बर्ताव अलग है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं, नहीं ये गलत है। उनका अपना है और हमारा अपना है, हम जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं, वो जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं। क्या होता है ना कि दो रिच फैमिलियां भी हैं, आप यहाँ पे समझिए
होप सो कि आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। सपोज मान के चलिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों के पास ही अच्छा खासा पैसा है। कोई क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक ये बंदा है जो ये क्या कर रहा है कि अपना इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी चीज़ों में कर रहा है, जैसे कोई ज़मीन खरीद लिया या कोई मकान खरीद के रेंट पे दे दिया, मतलब ऐसी चीज़ों पे कर रहा है जो स्थायी रूप से हो। ठीक है, कि वहां से वो इन्वेस्ट कर तो रहा है, लेकिन उससे उसको इन्वेस्ट करने में इन फ्यूचर बहुत प्रॉफिट होगा। यदि वो लगा रहा 1 लाख 1 करोड़ रुपए इसमें लगा रहा है, तो आने वाले टाइम में उसे 10 लाख या 10 करोड़ रुपए वो दे के जाएगा। जैसे इसने जमीन खरीद लिया, तो जमीन से क्या होगा, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, तो इसने पैसे से क्या खरीदा, जमीन खरीदा। जब जमीन उसने ले लिया, तो जमीन का आपको पता है कि प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जाना है, और जब बढ़ते जाना है तो वहां पे आप कोई, या प्राइस भी नहीं बढ़ रहा तो आप इंडस्ट्री कोई भी लगा सकते हो, तो वो भी आपको पैसे ही देगी, क्योंकि जमीन तो ऐसी चीज है जो तो खत्म होने वाली नहीं है। और उसके बाद आपने मकान खरीद लिया, मकान को आपने खरीद के कहीं पे भी आपने मकान खरीदा, रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब आपने रेंट पे दे दिया तो वो भी आपको पैसा ही देगा, यानी कि आपने जितना लगाया वो तो सूल हो ही जाएगा, उससे भी ज्यादा हमें मिल जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे मैं दो रिच फैमिलियों की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक बंदा ऐसा है जिसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। यानी कि एक दिन जो इन्होंने 10,000 या 15,000 लाख रुपए का कपड़ा एक पहन लिया, दूसरे दिन ये वहां से नहीं पहनने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इनकी जो इन्होंने जो इसमें इन्वेस्ट किया, क्या इनका इन फ्यूचर लौट के कुछ आने वाला, नहीं आने वाला है। इन्होंने जितना गवाया सिर्फ गवाया, इन्हें कुछ अब मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अच्छे महंगे शूज पहन लिए, तो शूज पहन के इन्होंने फेंक दिए। वो शूज अब किसी के काम नहीं आने वाले हैं। यानी कि उस शूज से आप इन फ्यूचर उससे कुछ कमाई कर लो, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर आप फेंक दो या गरीबों में दान दे दो, वो बात अलग हो सकती है। अदरवाइज उस पे काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि ये कपड़े नहीं पहनते, ये शूज नहीं पहनते, पहनते हैं। लेकिन हाँ, इनका ये है कि चलो हमने एक शूज लिया है तो महीने भर 2 महीने तो कम से कम चलेगी। इतना वो भी नहीं है कि ठीक है महंगे भी पहन रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम एक दिन पहन के नहीं फेंक देंगे। हमने एक मोबाइल ले लिया, तो अब इतना भी नहीं है कि हम क्या करें कि उस मोबाइल में हमने देखा कि यार ऐसा नहीं है, जो भी हमेशा मतलब आ रहे नए नए ब्रांड आ रहे हैं, हम आया जो भी तो सबसे पहले हमारे घर पे आना चाहिए, तो ऐसा नहीं, ठीक है मोबाइल है काम हो रहा, क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं इनका ये सब कुछ चलता है, इनका कुछ ऐसे चलता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों में, क्योंकि अब दोनों तो रिच फैमिली से थे, तो हम कह दें कि भैया इनमें न्याय नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक कीर घाट जा रहा है एक बीर घाट जा रहा है, तो हम कह दें कि इनमें दोनों में सिमिलरिटी नहीं पाई जाती है, तो ये गलत होगा। सो इसमें यही बताया गया है कि जो भी तौर तरीके या पूर्ण समानता या एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। लेकिन क्या होता है कि समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीबों के बीच खाई इतनी गहरी हो कि क्या हो गई, बिल्कुल उनमें भिन्न, यानी कि ऐसा लगे ना कि कोई एक दूसरी दुनिया वाला है, एक दूसरी दुनिया वाला है। इस इंडिया के या इस धरती के, इंडिया ही नहीं हर एक कंट्री में गरीब लोग होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि लोगों को ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पे ना दो उसमें बंटवारा हुआ कि एक अमीर वालों की लाइफ, जिंदगी सब कुछ अलग होती है, गरीबों की अलग होती है इसमें। हाँ, तो फिर हमें ऐसा कह सकते हैं कि चलो ठीक है, इसमें हमें न्याय नहीं दिखाई देता है, एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर कौन रहा है, इन्हें दबा कौन रहा है। ठीक है, यदि ये हैं भी तो इनकी नहीं ये बनती है कि ये इन्हें दबाएं। हम समाज में रहते हैं, आप बिल्कुल किताबी मत बनिए, आप अपने से एक प्रैक्टिकली सोचिए। आप समाज में रहते हो, यदि आप शोषक हो तो कोई आपको शोषक करता होगा, ठीक है, जो आपका शोषण करता होगा। यानी कि सपोज मान के चलिए कि यहाँ हम हैं और आप हैं, दोनों लोग हैं, दोनों में से क्या हो रहा है कि आपको, हम दोनों ही समाज के लोग हैं, आप भी समाज में रहते हो हम भी रहते हैं, ठीक है, हम सबसे मिलके समाज बना। ओनली मैं समाज का निर्माण नहीं कर सकती, ओनली आप नहीं कर सकते। जब हम बनेंगे, यानी कि हम आप और लोग मिलेंगे, तब हमारे समाज का निर्माण होता है। तो इसमें से क्या होगा कि जब समाज में, तो अकेले आप नहीं ना हम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें मैंने यदि आपसे बोला या आपने मेरे को कुछ उल्टा पलटा बोला, तो इसमें से दोनों में ना खाइयाँ होगी,
दोनों में बहुत विभिन्न विभिन्न अंतर आ जाएंगे कि ये कैसे वो कैसे दुनिया भर का। तो इसमें से क्या है कि सपोज यहाँ पे मैं बहुत गरीब हूँ, आप बहुत रिच फैमिली से आते हो, आपने क्या किया मेरे को मतलब हीन दृष्टि से आप हमें कुछ दे भी नहीं रहे हो, कुछ हम आपसे ले भी नहीं रहे हैं, हम जैसे हैं खुश हैं। लेकिन आपका जो रवैया होगा मेरे प्रति थोड़ा ना बहुत गड़बड़ वाला होगा, सही वाला नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं भी इस समाज में रह रही हूँ, ये बंदा भी इस समाज में रह रहा, फिर मेरे साथ इतनी हीन भावना कैसे रखी जा रही है। हाँ ठीक है, नहीं है मेरे पास तो नहीं है, सिंपल है, मैं तो आपसे मांगने नहीं जा रही हूँ ना, तो आप देने आ रहे हो कि चलो ठीक है आप हमें फ्री में फोकट में अपना कुछ कुछ दे रहे हो, और उसके बदले में आप हमें बिल्कुल अपने जो भी नखरे उखरे हैं दिखाओ, तो हम सहन करें। जब हमें आपसे कुछ नहीं मिल रहा सो हम क्यों करें ये सब चीजें कि आप हमें प्रताड़ित करो तो हम सहें, या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आप सहो। बिल्कुल नहीं। या तो मम्मी पापा हमें देते हैं तो हम तो उनकी भी नहीं सुनते हैं, तो फिर तो जो दे नहीं रहा हम उनकी क्यों सुनेंगे, और हमें फिर ये लगेगा ना कि हम कहीं ना कहीं अन्याय के शिकार हो रहे हैं, हमें हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें यहाँ पे अच्छी सुविधाएं या जिसकी हकदारी है रियल में कि ये मिलना चाहिए तो वो हमें नहीं मिल रहा, एंड आपको पता है कि हम किसके हकदार हैं। अब हम इसके हकदार नहीं है कि आपके पास सब कुछ है तो मैं कहूँ सरकार से कि उनके पास सब कुछ है तो मेरे को दे दो सब कुछ, मैं इसके हकदार हम नहीं है। जिसके हकदार है वो हमें मिले, हम सम्मान पाने के हकदार हैं। बिल्कुल ये सही है, हम सम्मान पाने के हकदार हैं, वो आपको देना पड़ेगा, चाहे कानूनी तौर से दो चाहे यहाँ पे, लेकिन अब समाज में ही सारी विडंबनाएं हैं तो अब कौन क्या कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि चाहे वे कितना भी कठिन श्रम क्यों ना करे, दूसरे शब्दों में न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थिति या जरूर मुहैया करानी चाहिए, ताकि क्या हो कि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ें। यानी कि अब यहाँ पे आपकी संपत्ति मेरे को देने का सरकार को हक नहीं, ना सरकार दे सकती ना हम मांग कर सकते, लेकिन सरकार हमें क्या दे सकती है, जहाँ पे आपको जाने का अधिकार दे रही वहाँ पे हमें भी जाने का अधिकार दे, एंड हमें अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराए, अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराए। ये आपका जितना हक है उतना ही हक हमारा भी है। आप पैसे वाले हो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे जितना हक आपका है उतना हमारा बनता है, एंड ये हमारी फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इन सेक्टरों पे हमें न्याय दिलाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ पे लड़ सकते हैं या हमें सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ें मूल रूप से मिल सकती हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि लोगों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, तो अब इसमें बताया गया ना कि आप बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराओ, प्रोवाइड कराओ। सो इनका निर्धारण हम कैसे करें कि क्या क्या लोगों को चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है WHO, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया था एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और इसके बाद आपकी जो आपके लिए होमवर्क है आपको करना क्या है इसमें से कि यहाँ पे आपको बताना है, मतलब अपनी नोट्स में लिख लेना पूरा पढ़ के, जो आप हमेशा करते हो और मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। कि जो ये WHO है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यहाँ पे इसका गठन कब हुआ, इसके कितने मतलब कितने देश मेंबर हैं, इसका जो भी हेड है अभी वर्तमान समय में कौन है, एंड इसका मेन काम क्या है, इसका मेन टारगेट किस लिए बनाया गया था, ये मेन उद्देश्य इसका क्या है, एंड ये रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है कोई ना कोई रिपोर्ट जारी करते हैं। तो WHO कौन कौन सी या किससे रिलेटेड रिपोर्ट जारी करता है, जो भी 1 2 3 4 जितनी भी हो आप लोग उसे कर लीजिएगा, एंड इससे कर लेंगे तो काफ़ी इजी होगा आपका, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। सो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंड मेरे को जो बताना कमेंट बॉक्स में आपको कि इसका गठन कब हुआ था WHO का, एंड इसका मुख्यालय अभी वर्तमान समय में हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो वो आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है कि अभी हम देख रहे थे इसका मतलब निर्धारण कैसे करेंगे, तो इसमें आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि विभिन्न सरकारों और विश्व संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही पूछे जाते हैं। जैसे WHO पे कई देश मिले हुए हैं, और उसी तरह के से हम बात करें जो हमारा इसरो है,
जो हमारा ये इसरो है जहाँ से मिसाइलें वगैरह बनाई जाती है, लॉन्च की जाती है, तो वो क्या होता है कि वो हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो हमारे इंडिया का है। नासा वहाँ का अमेरिका का है, तो वो उसका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ हम WHO की बात कर रहे हैं, UN की बात कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया कि लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं। और लेकिन क्या होता है कि सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, यानी कि किसी को अच्छा स्वास्थ्य रहना है, क्योंकि एक स्वास्थ्य समाज से ही देश का विकास हो सकता है। एक स्वास्थ्य और शिक्षित समाज से दो चीजें होनी चाहिए देश में, ठीक है। तो इसमें से क्या बताया कि स्वास्थ्य रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए हमें। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो बुनियादी उसकी मात्रा वो तो चाहिए ही, लेकिन आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी, इन बुनियादी स्थितियों में महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतंत्र सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि क्या होता है कि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। यहाँ पे भारत जैसे देश बताया गया कि ये सारी चीजें तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन जहां इतने ज्यादा गरीब हो तो सरकार कहाँ तक देगी, यहाँ पे बोझ बन सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री है उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि लोकतांत्रिक सरकार जो भी है उसे तो ये करना ही पड़ेगा। एंड करती भी है, सारी सरकारें करती हैं। अब कितना कर पाते हैं, उसमें कितना सफल हो पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन हाँ यहाँ पे करते जरूर हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि अगर हम सब इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारा स्टेट है या कि राज्य, यहाँ पे हमारे एक देश के लिए पूरा डोनेट किया गया है, यहाँ पे एक स्टेट के लिए नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सके। तब भी इस बात पर असहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। आजकल क्या होता है कि हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ये बहस चल रही है कि क्या मुफ्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या कि गरीबों की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इसमें क्या किया जाए कि जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारे देश में क्या होता है कि इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का भिन्न राजनीतिक, यानी कि विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण या शहरी गरीब जैसे सीमांत समूहों की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद की परख करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो बताया गया है कि इसकी विवाद की हम परख करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि आप यदि पूरा ओपन मार्केट कर देते हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी घाटा है। डायरेक्ट आप कुछ भी कर दो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। ये बात आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां से भी आपको समझ में आती है कि सपोज यहाँ पे यदि क्या हुआ कि मार्केट में पैसा बढ़ा, मान के चलिए आप कि मार्केट में पैसा बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। या कि मार्केट में पैसा घटा तो भी इन्फ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन आएगा। इससे क्या होता है कि आप जब RBI को फिर उसे रोक लगानी पड़ती है तो वो कुछ दूसरे पैतरे अपनाती है कि पैसा कैसे खींचा जाए मार्केट से, या कैसे कमी आ रही है तो पैसा कैसे यहाँ पे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। एंड वही यदि फार्मूला यहाँ पे आप लगा ले, किसने बता दिया गया कि आप खुली छूट दे दो, गरीब है आप उनके लिए पूरा मार्केट फ्री कर दो। यार पूरा मार्केट फ्री कर दोगे तो गरीब को तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो अमीर है वो तो मजा मार ले जाएंगे कि वहां पे उनका पैसा बच रहा, वो पैसा कहाँ पे ब्लैक से वाइट, वाइट से ब्लैक होगा, फिर वो भगवान ही जानता है। इसलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है कि कुछ तो समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है कि मुफ्त बाजार बनाम राज्य हस्तक्षेप, यानी कि मुफ्त बाजार की बात की जा रही, फ्री मार्केट। अब फ्री मार्केट में आपको क्या होगा, उसके बाद है राज्य का हस्तक्षेप, यानी कि राज्य इसमें हस्तक्षेप कैसे करती है या कर रही है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है
कि मुफ्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। अब यहाँ पे समर्थक क्या मानते हैं कि उन्हें हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की इसमें बताया गया है कि अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए, यानी कि लाभ उन्हें हासिल करना है तो उनमें एक दूसरे में कंपटीशन हो, प्रतिद्वंदिता करने की उन्हें खुली छूट दे दी जाए। ठीक है, यह मुफ्त बाजार का सरल चित्रण है। मुफ्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को क्या होगा, कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा। अब ये क्या मानते हैं, समर्थक हैं तो अब ये से अच्छी बात ही करेंगे, लेकिन अभी इसके जो समर्थक नहीं है उनका भी देखेंगे। ये क्या मानते हैं कि आप यदि मुफ्त बाजार कर देते हो, फ्री मार्केट आप कर रहे हो, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे प्राइवेटाइजेशन एक तरीके का मान लीजिए कि यहाँ पे प्याज का मूल्य तय करना है तो राज्य से कोई मतलब नहीं है कि कितना करो आप। आपका मन किया, हमने आपको याद होगा यदि, तो कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे क्लास 7th क्लास में था या 6th क्लास में। ठीक है, वहाँ पे कि किस तरीके से हम अपने रेलवे का या कि जो भी अदर है हमारे बस का किराया, जो भी मार्केट का प्राइस है कि प्याज का मूल्य इतना बढ़ा, ये हुआ, तो उसमें से गवर्नमेंट क्या करती है, रोक लगाती है। फिर अभी मैंने बताया ना कि फिर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ी या इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसे कम कैसे किया जाए। यदि जो प्याज 50 रुपए में मिल रही थी और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि वो प्याज 100 रुपए 150 रुपए में मिल रही, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे क्या करे, वो घटाए। लेकिन यहाँ पे यदि इस गवर्नमेंट ने अपना हस्तक्षेप पूरी तरीके से हटा लिया तो क्या होगा। ये समर्थक तो कह रहे हैं कि यहाँ से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पूरा हस्तक्षेप अपना हटा देना चाहिए। ठीक है, ये हटा देते हैं, लेकिन उसके बाद सिचुएशन कैसी होगी आप सोच सकते हो कि उनका जितना मन किया, जब मन किया उस हिसाब से वो बढ़ा देंगे। और जब बढ़ा देंगे तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या बताया गया कि जो योग्यता वाले हैं, प्रतिभा से लैस है। ठीक है, जो योग्यता वाले प्रतिभा से लैस है उनके लिए आप बढ़ाओ घटाओ डजेंट मैटर, वो अपना बना ही लेते हैं। लेकिन उनको भी जीने का अधिकार है ना यार। जो उनके पास कोई योग्यता नहीं, कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, क्या वो भूखे मरेंगे। यहाँ पे तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि ठीक है, हमें ये बहुत अच्छा मतलब न्याय मिलेगा इस तरीके से यदि हम करते हैं, या गवर्नमेंट अपना पूरा हस्तक्षेप हटा लेती है तो वहाँ पे उसको बहुत अच्छी तरीके से किसे न्याय मिलेगा, जो अक्षम है। जो योग्यता वाले हैं, जिनके पास प्रतिभा है, उन्हें अच्छा सब कुछ मिलेगा। लेकिन उनको कहाँ डाले आप, जो जिनके पास कुछ नहीं है, जो हैंडीकैप है, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस इस दुनिया में है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, कोई योग्यता नहीं उनके पास, वो कहाँ जाएंगे। तो फिर उन्हें तो आप सीधे सीधे है कि जहर दे दो तो मर जाए, या तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। यानी कि समर्थकों ने ऐसी बात कही, इनका खंडन होगा अभी, बट आप खुद से सोच सकते हैं कि कितना ये सही है कि मार्केट में यदि गवर्नमेंट अपना हाथ हटा लेती है तो किस तरीके से सिचुएशन हो सकती है। देन उसके बाद क्या होता है कि हालांकि मुफ्त बाजार के ऐसा नहीं कह सकते कि सभी इसके क्या है, मतलब साइड इफेक्ट ही है, बहुत सारे इफेक्ट भी है, मतलब अच्छे प्रभाव भी है। तो यहाँ पे इसमें बस ये है कि ज़्यादा देखते हैं तो तराजू साइड इफेक्ट का ही ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि हम उन्हें तो ना तो मार सकते हैं, ना कहीं ले जाके दफना सकते हैं। उन्हें भी इस धरती पे आए हैं, जीने का हक है। एंड हम जो जिनके पास बहुत योग्यता है, तो अब जैसे कि जिनके हाथ पैर सही है, जिनके पास एबिलिटी है, उनके लिए कोई स्कीम मतलब आप कोई योजना मतलब वो अपने खुद से कर लेंगे। आपको कोई उनके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो कर जाएंगे। करने की जरूरत तो रियल में किसको होती है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको आपकी जरूरत है, जिनका पेट भरा, आप उन्हें खाना खिलाओगे क्या मतलब है। वो तो उस खाने पे 10 ठो नुक्स निकालेगा, नमक नहीं है, मिर्ची ज्यादा है, ये है वो है, दुनिया भर का जितना होगा। लेकिन जिसका खाली पेट होगा, भूखा होगा, जो आप उसे खाना खिलाओगे, वो उस खाने को बहुत स्वाद सहित खाएगा, आपको भी दुआ देगा, एंड वहां पे जो खाना है उसकी भी बहुत वो तारीफ करेगा। तो इसलिए इसमें इन्होंने जो कहा वो सही
अपने हिसाब से उन्होंने कहा, लेकिन इसमें से आप भी सोच सकते हैं कि क्या होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया कि मुफ्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करने वाले, इन्हीं का ही खंडन कर दिया गया। कई लोग क्या होता है कि अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे, मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे। यहाँ पे अब क्या होगा कि राज्य को कहीं ना कहीं यार हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, वरना सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। सारा आप कुछ प्राइवेट कर दो, प्राइवेट में क्या होता है, लेना है तो ले भाई, वरना निकल ले, अपनी पतली गली से तो निकल ले। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, डायरेक्टली आप सीधे दे रहे हो कि चल ले जाओ ले जाओ, ऐसे में तो कुछ होगा नहीं था। हमने खुली छूट दे दी, तुम्हें प्याज 100 रुपए में बेचनी, 1000 में बेचनी है या 10,000 में बेचनी है, तुम बेचो, जिसे खाना होगा तो वो खाएगा ही, जिसे नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा। अब किसी गरीब का मन करके प्याज खाने का, उसकी सालाना इनकम ही 10,000 हो रही है, तो या तो वो उसके लिए क्या करे, बैंक बैलेंस जमा करे कि हमें प्याज एक खरीदनी है, उस प्याज के लिए हमारा साल भर का जब पूरा इकट्ठा होगा तो हम उस प्याज को खरीद के खाएंगे, अदरवाइज हम कहीं फोटो वोटो में देख लेंगे, वो भी उतने से ही संतुष्ट रह लेंगे। तो फिर तो यहाँ डायमंड और गोल्ड की तो कोई वैल्यू ही नहीं कि आप कितना कर रहे हो। तो इसलिए इसमें है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, डायमंड गोल्ड तो वो अलग मैटर है कि जो भी जिनके पास है लो, नहीं है नहीं लो, लेकिन जो हम जिसके बिना जी नहीं सकते सीधे तौर पे, कि जिसके बिना एक नॉर्मल इंसान जी नहीं पा रहा, वो चीज़ें सरकार को वहाँ पे हस्तक्षेप करने की फिर ज़रूरत होती है। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे सरकार राज्य हस्तक्षेप करे ताकि क्या हो कि समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। दिन दूसरे हम शब्दों में बात करें यदि, तो ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जबकि यानी कि यहाँ पे यदि आप ऐसा कर रहे हो कि एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, इन्हें आप प्राइवेटाइजेशन कर भी रहे हो, तो इनमें से उनको हमें आगे बढ़ाने यानी आगे लाने की सोचना। प्राइवेटाइजेशन बहुत बुरा नहीं है, हम जितना समझ लेते हैं उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे यदि सरकार ने वहां से अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि सरकार का कंट्रोल है उन पे, आप प्राइवेट कर रहे हो, सरकार उन पे क्या कर सकती है, उन पे यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जनता के भले के लिए ना प्रतिबंध लगा सकती है, तो सरकार का उन पे ऐसा नहीं कि सरकार पे प्राइवेट वाले हावी हो जाए। गलत यहाँ पे सिचुएशन खराब होती है कि सरकार पूर्ण रूप से उन्हें खुली छूट दे दे, ये नहीं है, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि भाई आपको हम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार से करिए, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को ऐसा ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। और यदि वो उनका पालन नहीं कर रही तो सरकार उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगी। तो यहाँ पे सिचुएशन सही रहती है कि आप निजी जो भी एजेंसियां, उन्हें क्या करो, आप प्रोत्साहित करो कि वो आगे आए और इस पे काम करें। जबकि क्या होता है, राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सख्त बनाने की कोशिश करें। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जो हमने अभी बताया आपको कि जो कर सकते हैं उनके लिए तो आप बहुत अच्छा है कि अच्छा देते जाओ, लेकिन जो नहीं कर सकते, यहाँ पे रियल में ज़रूरत उनको है आपकी, ठीक है। अब उनको कैसे देखना है वो फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से देखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन इसके आगे राज्यों की जो भूमिका होती है, नियम कानून का जो ढांचा बरकरार रखने का मतलब रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, और जिससे क्या होगा कि व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंदिता सुनिश्चित हो। उनका मानना है कि मुफ्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। यानी कि वो क्या मानते हैं कि मुफ्त, जो इनके समर्थक हैं कि मुफ्त बाजार जो हमारा होता है वो क्या, तो उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता।
जो हमारा मार्केट है वो किसी जाति धर्म की परवाह नहीं करता। वह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत हैं। वह इन सब से निरपेक्ष रहता है और उनका सरोकार आपकी प्रतिभा और कौशल से है। अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी हैं। यानी कि हमें मार्केट में सिर्फ हमारी वैल्यू क्या है, हमारी योग्यता क्या है, बात इस पे होती है। बात इस पे नहीं होती कि आप महिला हो, पुरुष हो, आप क्या हो। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमें कहीं पे सिमिलरिटी यदि देखने को मिलती है तो फिर आपको मार्केट में ही देखने को मिलती है। अब मार्केट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो भिंडी बाजार वाला ही समझ लो। मार्केट में ही सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारी जितनी भी ज़रूरत है दुनिया भर की, वो सब चीज़ें हमें वहीं से उपलब्ध होती हैं। तो जितना भी होता है वो सब हमें कहीं पे, हमें जॉब भी मिलती है तो हम वहीं पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हम किस चीज़ को ले रहे हैं। हालांकि क्या होता है कि हम सामान लेने जाते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आपको मार्केट का मतलब समझ में आएगा। हम आप मान के चलिए कि सपोज हम बाजार में सामान लेने गए मार्केट में, वहाँ पे आप क्या पूछते हो? सबसे पहले बात तो हमारे देश में बहुत ही जाति धर्म है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम जाके वहाँ से पूछते हैं कि भैया आप किस कास्ट के हो पहले बताओ? हम किसी के यहाँ फुल्की खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, वहाँ पे गए बोलेंगे अरे यार पहले बताओ आप किस कैटेगरी से आते हो फिर हम खाएंगे। हम नहीं पूछते हैं। उनका कोई जाति धर्म नहीं होता है। हम कहीं पे जा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, लोग बहुत छुआछूत मानते हैं कि उसने छू दिया तो हम कपड़े उतारेंगे, नहाएँगे, दुनिया भर का। लेकिन हम वहाँ पे जाके नहीं देखते कि भई ये किस कैटेगरी से आता है, क्या है? हमने कहा कपड़े चाहिए, कपड़े दे देता है। एंड हम वहाँ पूछ भी नहीं सकते हैं। यदि बहुत भी पूछने की कोशिश करें तो पूछ भी नहीं सकते। हमने बैंक गए, बैंक से कैशियर जो है वो पता नहीं किस कैटेगरी का से आता है। वो हमें पैसा दे रहा। इतना भी छुआ-छूत हमारे इंडिया में है, तो मैं तो सोचती हूँ ना कि जो पैसे वगैरह लेते हैं फिर ऐसे लोगों से तो उन्हें फेंक देना चाहिए या गरीबों पे दान दे दे, क्योंकि वो तो मतलब जो उन पे क्या था वो छूत मानते हैं ना, जो भी है कि इसने हमें छुआ या पैसे को छुआ तो हम क्या हो गए, अछूत हो गए कुछ टाइम के लिए। तो भैया पैसे से फेंक दो फिर, क्या दिक्कत है? और उधर फेंको जहाँ कोई हो और उसे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो आपका पैसा भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं पूछते। हम अपने घर के बाहर ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सिंपल है, आप घर पे आओ, कपड़े उतारो, कुछ भी करो, वो अलग बात है। और ना ही जो कपड़े लेके आते हो आप उसे फेंक देते हो। भले ही कितनी हमारे भारत में कितनी ये जाति वर्ग वाली समस्या हो, लेकिन हम फिर भी नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया है, यानी कि बाजारी वितरण के तर्क में एक पक्ष और दिया गया है। क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि हमें ज़्यादा विकल्प प्रदान करता है। जो हमारा, यदि हम उसे निजीकरण करते हैं तो वो हमें ज़्यादा विकल्प प्रदान करेगा। इसमें क्या होगा कि शक नहीं कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज़्यादा विकल्प देती है। और सही भी बात है कि यदि आप प्राइवेटाइजेशन, मैंने अभी बताया ना कि पूरी बुराइयां नहीं है, अच्छाइयाँ भी हैं कि आप करते भी हो इसे, मुफ्त बाजार करते हो। यहाँ पे क्या होगा, वो हमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट में यार आप देख रहे हो सिचुएशन कैसी चलती है। वहाँ पे यदि प्राइवेट सेक्टर उसमें निजीकरण कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत उनका हाथ रहता है, तो वो चाहे अपने ही फायदे के लिए करें, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे कि क्या कैसे किया जाए, पब्लिक की डिमांड क्या है। आज आप देख रहे हो कि मार्केट में हमारे क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारे मार्केट में पहले क्या आता था कि शैम्पू के पाउच होते थे, वो क्या होते थे कि मतलब एक बड़ा सा डिब्बा में दे दिया, ठीक है, उसमें दे दिया। लेकिन अब क्या होने लगा कि पब्लिक की डिमांड है कि कोई भाई बाहर जा रहा है, एक दिन का काम है, उसे एक ही पाउच चाहिए उसे। उसने क्या किया कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, 50 पैसे का भी पाउच बना देते हैं शैम्पू का, 1 रुपए का भी बना देते हैं, 2 रुपए का भी बना देते हैं, उसमें से 10 रुपए का भी, 20 रुपए का भी, जिसको जिस तरह की डिमांड होगी वो ले सकता है। या मतलब आप देखोगे कि वहाँ पे हमें तेल जो मिलता है, ऑयल जो होता है, जो हम अपने बॉडी पे लगाते हैं, सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे मार्केट वाले अब क्या करने लगे, अपना मार्केट बढ़ाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें मैंने बताया कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यदि वो उन्हें तोड़ते हैं तो करती है। तो इसमें खुली छूट है, ये तो तय है। आप देख रहे हो मार्केट में हमें हर एक चीज अवेलेबल हो रही है, सरकार थोड़ी ना करवा रही है। तो उसमें वो लोग करते हैं। अब इसमें क्या किया, अब यहाँ पे उन्होंने वो तेल का पाउच, पहले एक आता था, मतलब 40-50 जो भी हमारा 100 ग्राम का, 200 ग्राम का आता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि आपको एक पाउच में मिल जा रहा है, 1 रुपए का मिल जा रहा है तेल। यानी कि एक दिन के लिए कहीं जा रहे हो आप, तो 1 रुपए का आपने ले लिया, क्योंकि उतना क्या खर्च करना, में घर भी तो है, हमने 1 रुपए का ले लिया। अभी वो जो आप सॉस बहुत यूज करते हो,
और यहाँ पे क्या होता है, जो चिली सॉस टोमेटो सॉस है, तो इसमें पहले आपको पता था कि इतने बॉटल पे आता था, ठीक है। अब क्या होने लगा, वो पाउच पे आने लगा। 1-1 रुपए के आप पाउच खरीद सकते हो, 1-2 रुपए के जो भी आता है, उसमें से आप काम चला सकते हो। तो मार्केट ऐसी होती है, यहाँ पे मार्केट वो हमारे लिए बहुत सी चीजें लाएंगे। और मार्केट कैसी होती है, हमने मार्केट पढ़ा है कि वो क्या करते हैं, पब्लिक की डिमांड देखते हैं। उनका जो मन करता है, सपोज आपने ही कोई मार्केट खोली, आप ये नहीं देखेंगे कि आपका जो मन कर रहा है उस हिसाब से आप चलाओ। आप ये देखेंगे कि भाई पब्लिक की डिमांड प्रेजेंट टाइम में किसकी है। हम यदि मार्केट खोल रहे हैं तो किस में हमें प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से आप करोगे, ठीक है। तो वहां पे आप वो सारी चीजें करोगे, बस कोई इलीगल काम नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको खुली छूट है, और इसमें से बहुत सारी खुली छूट देने के फायदे हैं, बट सरकार पूरी तरीके से हाथ हटा ले इसमें नुकसान है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ के चलनी है। उसके बाद क्या होता है, और पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, यानी कि पसंदीदा स्कूलों का निजीकरण किया गया, तो आप क्या कर सकते हो, जहां मन किया उस स्कूल में आप पढ़ सकते हो। बशर्ते क्या होगा कि उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। हमारे पास जिसके पास पैसे है वो चाहते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि अनइक्वलिटी है, भाई जिसके पास है वो चाहे, जिसके पास नहीं है वो जान चाहे। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सिचुएशन आपने खराब करके रखी गवर्नमेंट स्कूलों की ना, वो अनइक्वलिटी में आ सकता है यार। क्योंकि आपने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों की जो कंडीशन है और एक जो प्राइवेट स्कूल की कंडीशन है, तो हम देख रहे हैं, और उसी के चलते उनको बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। वो जितना मनचाहा फीस बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ पे फीस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ना उसके लिए कोई नियम कानून बनाया जा रहा है। उनका जितना मन कर रहा है वो फीस बढ़ा रहे हैं, जितने में हमारी पूरी पढ़ाई हो गई होगी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होगा, तो उतने में यहाँ पे 50,000 लाख रुपए तो एक LKG या UKG के बच्चे की फीस लगती है। उतने में तो मुझे लगता है कि हम लोगों का कॉलेज भी कंप्लीट हो गया होगा उतने पैसे में, यानी कि लाख 1.5 लाख में सब कुछ मिला के हो गया होगा। और उतने में आज उनकी 1 साल की फीस लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, कि आपने प्राइवेट कर दिया, आप वहाँ पे फीस है, मनचाहा है, आप जा सकते हो, भर सकते हो फीस, तो ठीक है जाइए। नहीं भर सकते तो सरकारी स्कूल तो खुली ही हैं, आ जाइए, फिर यहाँ पे मध्याह्न भोजन कीजिए, आराम से बैठिए, बच्चों को बैठाइए, फिर चले जाइए। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें ये चीज़ें बताई गई कि क्योंकि यहाँ पे समाज में सबको देखना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं लोगों के खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हों। अब यहाँ पे सरकार का रोल आता है कि आपने सब कुछ किया, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली चीजें और कीमत थोड़ा उसकी ऐसी हो कि हर एक कोई खरीद सके। जैसे बुनियादी चीज इसमें लिखा गया ना, सीधे तौर पे ये समझिए, आप यहाँ पे गोल्ड की बात नहीं की जा रही। गोल्ड आपकी बुनियादी चीज नहीं है। आपको डायमंड खरीदना वो आपकी बुनियादी चीज नहीं है। तो इतना तो आप समझ सकते हैं ना कि बुनियादी चीजों को मतलब जिसके बिना हम जी नहीं सकते। यानी हमें सब्जी डेली का चाहिए, सब्जी डेली का कोई 100 रुपए तक की, ठीक है चलो खरीद ही लेंगे। लेकिन कोई यदि आलू हमारी 150 रुपए की हो जाए, 1000 रुपए की हो जाए, तो क्या होगा, हम नमक रोटी खाएंगे। और नमक भी महंगा हो गया। अभी एक टाइम था जब आपको पता याद होगा शायद, नमक की कीमत मतलब अचानक से बढ़ गई थी। एक अफवाह फैली और नमक की कीमत अचानक से बढ़ गई। यहाँ मेरे ही मतलब कि रिलेटिव है, तो उनकी खुद की स्टोर थी। उन्होंने क्या किया कि नमक रातों रात उन्होंने मतलब कि नमक का जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा कर लिया था। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नमक से ही इतना ज्यादा पैसा कमा लिया था। 1 रुपए का जो नमक मिलता है, 12 रुपए का जो नमक मिलता है आयोडीन का, वो दे रहे थे 100 150 150 रुपए में। और अफवाह फैली, हर जगह फैल गई कि नमक अब मिलेगा ही नहीं। तो सब मतलब एक एक बंडल एक एक वो उठा उठा के रखने लगे, 10-15 पाउच ले जाके रखने लगे। और वो उन मन चाहा, यानी कि डिमांड बढ़ी। हमेशा आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, वहां पे सीधे तौर पे है, डिमांड बढ़ी यदि किसी चीज की तो प्राइस बढ़नी है, ये बात तय है। नमक की डिमांड बढ़ी, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ गई। हम कहते हैं इकोनॉमिक्स बहुत टफ होता है, टफ नहीं होता। आप लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो पूरा हमारी ये निजी लाइफ से ही रिलेटेड है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी चीज की डिमांड बढ़ रही, मांग बढ़ रही है, हमारे द्वारा वो चीजें, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, सबके द्वारा वही चीजों की मांग हो रही, दुकान वाले क्या करेंगे, अरे बढ़िया भाई कीमत बढ़ा दो इसकी, इनकी गर्ज है ये लेंगे ही। तो नमक कितनी ज्यादा उस टाइम मतलब
अफवाह फैल गई थी कि अब नमक मिलने वाला नहीं है। तो लोग क्या सोचे कि चलो ठीक है, नमक के बिना तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, गांधी जी तो हम है नहीं कि चलो नमक ही खाना छोड़ देंगे। वो सब क्या करने लगे, नमक रखने लगे, और जब नमक रखने लगे तो जो दुकान वाले थे वो क्या किए, प्राइस बढ़ा दिए उसका। प्राइस बढ़ा दिए, 12 रुपए के नमक को 150 रुपए में बेच रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लिए। तो कुछ ऐसी भी हमारी मार्केट चलती है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे यही बताया गया है कि बुनियादी चीज़ों को आप 12 रुपए की हैं तो उसे 100 रुपए मत बनाओ। तो सरकार यहाँ पे फिर कंट्रोल कर सकती है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि फालतू का आपने ये जो चीज़ें हैं इसे बढ़ा दी जाए। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि पाकिस्तान की सरकार क्या रही है, क्या कर रही है, सब्जियों की कीमत इतनी बढ़ गई, चावल की कीमत इतनी बढ़ गई, गेहूं की कीमत इतनी बढ़ गई। तो वहाँ पे सरकार पे ही दोष दिया जाता है ना। सीधे से समझिए आपकी सरकार यहाँ पे इसका हस्तक्षेप करना फिर जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये हमारी कोई ट्रेडिशनल वाली नहीं है कि हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए या हीरे मोती जवाहरात चाहिए, उसके लिए सरकार को हम कहेंगे कि वो कीमत कम करें। हम कभी उसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन ये बढ़ गए ना, गेहूँ, चावल या जो सब्जियां हैं या जो पानी का है वो बढ़ गए, तो हम आंदोलन करेंगे कि भाई अब हम कहाँ जाएं, आपने ऐसा कर दिया तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती हैं तो वे क्या करती हैं कि उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी अथवा सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएंगी। यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय है और कुछ खुले भी, तो वे क्या है, निम्न स्तरीय है। स्वास्थ्य सेवा यानी कि इसमें सीधे बहुत अच्छी बात बताई गई है कि एक तो ग्रामीण इलाके में प्राइवेट स्कूल है नहीं, ठीक है, और है भी ना तो वो गवर्नमेंट स्कूल से भी घटिया है, मतलब उनमें भी कुछ होता नहीं है। तो ना तो क्वालिटी वाले टीचर होते हैं, ना अच्छी पढ़ाई होती, ना अच्छी सुविधाएं होती हैं। तो वो फिर वही है यहाँ पे से कि जैसे सरकारी में आप जाते हो गवर्नमेंट स्कूल में, वैसे ही यही भी होती है, ठीक है, आप लोगों के इलाके में होगी तो उसकी सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। हालाँकि कुछ अपवाद रूप में होती हैं कि बहुत अच्छी स्कूलें होती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो इसमें बात बताई गई है वो सच्चाई भी है। और क्या होता है कि यहाँ पे कुछ खुले भी हैं तो क्या है कि वो निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा और आवास के मामले में भी सच यही है कि इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मैं ओवरऑल आपको कह सकती हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इसमें से क्या बातें हैं, ये पूरा जितना भी है हमारा, और उसके बाद कि हमें क्या कर सरकार को कहीं न कहीं हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मुफ्त बाज़ार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला, मतलब कि जो भी हम सुनते हैं, दूसरा तर्क ये है कि वे जो सेवाएँ मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्रायः बेहतर होती है। लेकिन क्या होता है कि इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुँच से बाहर कर देते हैं, यानी कि इनकी प्राइस ही बढ़ा दी है। जो क्वालिटी वाली होगी प्राइस ही बढ़ा दी है कि गरीब ले ही नहीं सकते। निजी व्यवसाय मतलब वही जाना चाहता है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले। और क्या होता है कि इसलिए मुफ्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने की प्रवृत्ति होती है, और इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों के विस्तार करने के बजाय अवसरों को वंचित करना हो जाता है, कि उन्हें अवसरों में हम वंचित कर रहे हैं, जो कि पहले ही हम समझ चुके हैं। ठीक है कि जिनके लिए सब कुछ है उनके लिए तो ना भी करो तो भी फायदा, करो तो भी फायदा है, लेकिन जिनके लिए कुछ नहीं है प्रॉब्लम उन्हें हो रही है। उसके बाद क्या होगा कि तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुफ्त बाजार आमतौर पर क्या होता है, पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। और इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज में तमाम सदस्यों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। चाहे आप निजीकरण करो चाहे ना करो, लेकिन समाज के लोगों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे करती है वो उसकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य है और फायदेमंद भी, क्योंकि क्या होता है कि वे हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है। वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का दूसरा
नाम क्या होता है, राजनीति होता है, ठीक है। राह निकालने का इसमें बताया गया कि दूसरा नाम हमारा राजनीति, किस तरीके से आप करते हो। हमारे अपने देश में क्या होता है कि अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद है। अपने ही देश की बात कर ले हम, अपने इंडिया की, उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। यानी कि जो हमने पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद हमें कहीं ना कहीं मदद मिलती है। ये किसी का थॉट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। JS मिल का, इन्होंने क्या कहा था, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति विशेष हमसे क्या किया जा सकता है, दावा जता सकता है, इसमें बताया गया है। ये इनका थॉट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एंड ये चैप्टर हमारा आज यहीं पे खत्म होता है एंड हम नेक्स्ट चैप्टर अपना नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। सो आई होप कि सोशल जस्टिस आपको समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। यहाँ पे बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हो सकेगा हम लोग ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।